Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के एक बहुत ही अहम चैप्टर पर गौर करेंगे। चैप्टर 16 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। नमस्कार। हाँ, ये टॉपिक यूपीएससी के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी सेक्शन में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए फाउंडेशनल है। बिल्कुल। तो आज हम न सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि यूपीएससी खासकर 2013 से लेकर हाल के वर्षों तक कैसे सवाल पूछता रहा है इस चैप्टर से। एग्जैक्टली। हमारा मिशन है टेक्स्ट बुक नॉलेज और एग्जाम रिक्वायरमेंट्स के बीच ब्रिज बनाना। तो फिर इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे? बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके लेवल्स, इसकी इंपॉर्टेंस, खतरे और कंजर्वेशन एफर्ट्स भारत और दुनिया के संदर्भ में। और हाँ, रेलेवेंट पीवाईक्यूज को भी साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ये शब्द बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर जीवन की जितनी भी वैरायटी है, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब कुछ, वो बायोडाइवर्सिटी है। अच्छा, तो सिर्फ जानवरों और पौधों की गिनती? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसके 3 मेन लेवल्स माने जाते हैं। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर जो जीन्स की वैरायटी होती है। जैसे आम की अलग अलग किस्में हैं, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, या हम इंसानों में ही देख लीजिए कितने अलग अलग फीचर्स होते हैं। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ओके, और दूसरा लेवल? दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये थोड़ा सीधा है। किसी एक इलाके में कितनी अलग अलग तरह की स्पीशीज हैं और उनकी पॉपुलेशंस कितनी हैं। जैसे जंगल में शेर, हाथी, हिरण, मोर, तरह तरह के कीड़े मकोड़े। समझ गए। और तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग तरह के हैबिटेट्स और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। जैसे जंगल एक इकोसिस्टम है, घास का मैदान दूसरा, रेगिस्तान अलग, झीलें, नदियां, समंदर, कोरल रीफ्स, ये सब अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। तो ये तीनों लेवल्स मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और मेंस के लिए ये समझना जरूरी है कि ये विविधता हमारे प्लैनेट की हेल्थ और स्टेबिलिटी के लिए फाउंडेशन क्यों है। प्रीलिम्स के लिहाज से भी ये डेफिनेशन जरूरी होंगी। एब्सोल्युटली। तीनों लेवल्स की डेफिनेशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी से स्पीशीज अडैप्ट कर पाती हैं बदलते एनवायरनमेंट में। स्पीशीज डाइवर्सिटी से इकोसिस्टम स्टेबल रहता है, फूड वेब रोबस्ट बनता है। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी वो तो अलग अलग हैबिटेट्स प्रोवाइड करती हैं। यहीं पर फूड चेन का कॉन्सेप्ट भी जुड़ता होगा। एग्जैक्टली। 2013 प्रीलिम्स में एक डायरेक्ट क्वेश्चन था Q31 फूड चेन की डेफिनेशन पर। बेसिकली जीवों का वो सीक्वेंस जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है ना? एक जीव दूसरे को खाता है। हाँ। तो ये स्पीशीज और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी से सीधे जुड़ा है। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतनी कॉम्प्लेक्स और स्टेबल फूड चेन्स। सही कहा। मतलब डाइवर्सिटी इकोसिस्टम को रेजिलिएंट बनाती है ना? किसी डिस्टर्बेंस को झेलने की कैपेसिटी देती है। बिल्कुल। तो ये तो हुई परिभाषा और लेवल्स की बात। पर अब सवाल ये है कि ये बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब इसके फायदे क्या हैं? और दुनिया भर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? कहाँ ज्यादा, कहाँ कम? देखिए, इम्पोर्टेंस तो बहुत है। ये सिर्फ नेचर की सुंदरता नहीं है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है। कैसे? कुछ एग्जाम्पल्स? सबसे पहले तो डायरेक्ट बेनिफिट्स। हमें भोजन मिलता है, अनाज, फल, सब्जियां, मांस, मछली, दवाइयां मिलती हैं। आप जानती हैं कितनी सारी मॉडर्न मेडिसिन का सोर्स प्लांट्स या माइक्रोब्स हैं। हाँ, सुना है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, लकड़ी, रबर, फाइबर, रेजिन वगैरह। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इकोलॉजिकल सर्विसेज जो एक हेल्दी बायोडाइवर्सिटी देती है। इकोलॉजिकल सर्विसेज जैसे पॉलिनेशन। सोचिए, अगर मधुमक्खियां और दूसरे इंसेक्ट्स ना हो तो हमारी ज्यादातर फसलें होंगी ही नहीं। ओह, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर क्लाइमेट रेगुलेशन है, फॉरेस्ट्स क्लाइमेट को स्टेबलाइज करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन है, वेटलैंड्स पानी साफ करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन है। ये सब इनविजिबल सर्विसेज हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू अरबों खरबों डॉलर में है। और इनका कोई एथिकल या एस्थेटिक वैल्यू भी है? डेफिनेटली। एक नैतिक सवाल तो है ही कि क्या हमें अधिकार है दूसरी स्पीशीज को विलुप्त करने का? और प्रकृति की सुंदरता, उसका एस्थेटिक वैल्यू, वो अपने आप में कीमती है। सही बात है।
अच्छा, और ग्लोबल पैटर्न्स की बात करें तो ये बायोडायवर्सिटी कहाँ ज्यादा मिलती है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। बायोडायवर्सिटी पृथ्वी पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये ट्रॉपिक्स में, मतलब इक्वेटर के पास के जो गर्म और नम इलाके हैं, वहां सबसे ज्यादा रिच होती है। ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा क्यों? मेन रीजन है सोलर एनर्जी और पानी की ज्यादा अवेलेबिलिटी। साल भर गर्मी और बारिश तो प्लांट्स की ग्रोथ जबरदस्त होती है और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स डेवलप होते हैं। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, कंडीशंस मुश्किल होती जाती हैं, तो बायोडायवर्सिटी कम होती जाती है। अच्छा, तो मतलब अमेज़न रेन फॉरेस्ट्स या साउथ ईस्ट एशिया के फॉरेस्ट्स बायोडायवर्सिटी रिच होंगे। प्रिसाइजली। इसी कॉन्टेक्स्ट में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जैसी संस्थाएं स्पीशीज के कंजर्वेशन स्टेटस पर नजर रखती हैं, और दुनिया के कुछ देश जो ज्यादातर ट्रॉपिक्स में हैं, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होस्ट करते हैं। हाँ, उन्हें कुछ कहते हैं ना, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स। बिल्कुल। कुल 12 देश हैं। नाम याद रखना प्रीलिम्स के लिए यूजफुल हो सकता है। मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, कांगो, माडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तो भारत भी इनमें से एक है। ये गर्व की बात है। यकीनन। मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स के अलावा एक और टर्म इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। हाँ, हॉटस्पॉट्स, ये क्या होते हैं? हॉटस्पॉट्स वो इलाके हैं जहां स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, खासकर एंडेमिक स्पीशीज की। एंडेमिक मतलब? एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो सिर्फ उसी खास इलाके में पाई जाती हैं और कहीं नहीं। तो हॉटस्पॉट्स में ऐसी स्पीशीज बहुत होती हैं और साथ ही उन पर हैबिटेट लॉस का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब हाई डाइवर्सिटी एंड हाई थ्रेट। तो ये डबल क्राइटेरिया है, डाइवर्सिटी भी ज्यादा और खतरा भी ज्यादा। इन्हें आइडेंटिफाई कौन करता है? IUCN ही इसमें लीडिंग रोल निभाता है, और आइडेंटिफिकेशन का एक मेन आधार वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही इकोसिस्टम की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का बेस हैं। प्रोडक्टिविटी की बात आई तो मुझे 2013 प्रीलिम्स का एक सवाल याद आ रहा है। Q23 था शायद, जिसमें इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी को घटते क्रम में लगाना था। मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड्स, लेक्स, ओशंस। हाँ बिल्कुल, और सही क्रम था। मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड्स, लेक्स, ओशंस। मैंग्रोव्स बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। तो ये दिखाता है कि हाई प्रोडक्टिविटी और हाई बायोडाइवर्सिटी में अक्सर लिंक होता है। जनरली यस, हाई प्रोडक्टिविटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स और ज्यादा स्पीशीज को सपोर्ट कर सकती है। हालांकि ये कनेक्शन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन मेंस आंसर्स में ये लिंक मेंशन करना अच्छा रहता है। ठीक है, तो हमने ग्लोबल पैटर्न समझ लिए। अब जरा भारत की बायोडाइवर्सिटी पर फोकस करते हैं। आपने बताया भारत एक मेगा डाइवर्सिटी देश है। हाँ, हमारे पास हिमालयज हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स, डेजर्ट्स, लॉन्ग कोस्टलाइन, आइलैंड्स। इतनी वैरायटी है ज्योग्राफी में कि प्लांट्स और एनिमल्स की लाखों स्पीशीज यहाँ मिलती हैं। लेकिन ये सारी विविधता सुरक्षित है या खतरे में है? दुर्भाग्य से खतरा बहुत बड़ा है। IUCN स्पीशीज को उनके एक्सटिंक्शन रिस्क के हिसाब से कैटेगरीज में डालता है। NCERT 3 मेन कैटेगरीज बताता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज और रेयर स्पीशीज। इनके मतलब क्या है? एंडेंजर्ड मतलब? এন্ডেঞ্জার্ড मतलब হলো যাদের বিলুপ্তির খুব বেশি ঝুঁকি রয়েছে, একদম কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। और वल्नरेबल? ভালনারেবল মানে হলো যারা নিকট ভবিষ্যতে এন্ডেঞ্জার্ড হয়ে যেতে পারে যদি বিপজ্জনক কারণগুলো চলতে থাকে। अच्छा, और रेयर स्पीशीज? रेयर स्पीशीज वो हैं जिनकी पॉपुलेशन नेचुरली ही बहुत कम है, या जो बहुत छोटे लिमिटेड इलाके में पाई जाती हैं या फैली हुई हैं, स्कैटर्ड। इन सब की लिस्ट कहाँ मिलती है? IUCN's की रेड लिस्ट है। ये एक ग्लोबल इन्वेंट्री है स्पीशीज के कंजर्वेशन स्टेटस की, रेगुलरली अपडेट होती है। और UPSC प्रीलिम्स में इस एरिया से सवाल आते हैं? और बिल्कुल, ये UPSC का एक फेवरेट हंटिंग ग्राउंड है। वो अक्सर स्पेसिफिक स्पीशीज, उनका IUCN स्टेटस और सबसे जरूरी उनका नेचुरल हैबिटेट पूछते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स PYQ से? जरूर। जैसे 2013 में ही देखिए, Q7 पूछा गया कि स्टार टॉर्टोइस, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग और स्पाइडर मंकी में से कौन-कौन भारत में नेचुरली मिलते हैं। अच्छा, तो क्या था जवाब? स्टार टॉर्टोइस, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग मिलते हैं, स्पाइडर मंकी नहीं मिलता। तो इससे ये पता चलता है कि स्पीशीज की नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन जाननी जरूरी है। और एक और सवाल 2013 Q35 लायन टेल्ड मैकैक के नेचुरल हैबिटेट पर था। ये कहाँ मिलता? ये तो शायद वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। एग्जैक्टली।
वेस्टर्न घाट्स के रेन फॉरेस्ट्स में, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। तो देखिए स्पेसिफिक हैबिटेट कितना इंपॉर्टेंट है। और स्टेटस पर भी सवाल आते हैं। हाँ, जैसे 2013 Q50 में पूछा था कि गेरियाल, लेदरबैक टर्टल और स्वैम्प डियर में से कौन एंडेंजर्ड है। उस समय के असेसमेंट के हिसाब से ये तीनों ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड लिस्ट में थे। पर ये स्टेटस तो बदलता रहता होगा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए करंट IUCN लिस्ट से अपडेट रहना जरूरी है। एक और एग्जांपल लीजिए, 2016 Q22 में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के नेचुरल हैबिटेट के बारे में पूछा। वेस्टर्न घाट्स इसके की हैबिटेट्स में से एक है। तो ये एग्जाम्पल साफ दिखाते हैं कि हमें सिर्फ स्पीशीज का नाम नहीं बल्कि उसका स्टेटस, वो कहाँ पाई जाती है, खासकर किन प्रोटेक्टेड एरियाज में, ये सब जानना प्रीलिम्स के लिए बहुत क्रूशल है। एब्सोल्युटली। लेकिन ये स्पीशीज संकट में आ क्यों रही हैं? मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस की मेन कारण क्या है? व्हाट आर द ड्राइवर्स? ये आज के समय की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल क्राइसिस में से एक है और NCERTs के कई कारण बताता है जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन। मतलब हम उनके रहने की जगह ही छीन रहे हैं। कैसे? खेती फैलाने के लिए जंगल काट रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, सड़कें, बांध बना रहे हैं। इससे नेचुरल हैबिटेट्स या तो खत्म हो रहे हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ रहे हैं। फ्रैगमेंटेशन से एनिमल्स मूव नहीं कर पाते, पॉपुलेशंस आइसोलेटेड हो जाती हैं। ये तो बहुत सीरियस है। और क्या कारण है? दूसरा बड़ा कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब हम किसी स्पीशीज का जरूरत से ज्यादा शिकार करते हैं या उसे कलेक्ट करते हैं भोजन के लिए, दवा के लिए या किसी और प्रोडक्ट के लिए, जैसे समुद्री मछलियों का ओवरफिशिंग या अवैध शिकार। तीसरा है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। जब हम बाहर की कोई स्पीशीज किसी नए इलाके में ले आते हैं, जानबूझकर या अनजाने में, तो वो वहां की लोकल स्पीशीज के लिए खतरा बन सकती है। कंपीट करती है रिसोर्सेज के लिए, या उन्हें खा जाती है या बीमारियां फैलाती है। भारत में इसका कोई एग्जाम्पल? हाँ, कई हैं, जैसे लैंटाना कमारा का पौधा या वाटर हाइसिंथ जलकुंभी। इन्होंने कई नेटिव स्पीशीज को डिस्प्लेस किया है। अच्छा, और फिर है को एक्सटिंक्शंस। मतलब जब एक स्पीशीज खत्म होती है तो उस पर डिपेंड रहने वाली दूसरी स्पीशीज भी खत्म हो सकती है। जैसे कोई खास कीड़ा है जो किसी खास पौधे को पॉलिनेट करता है, अगर वो कीड़ा खत्म हो गया तो वो पौधा भी खतरे में आ जाएगा। समझ गई। एग्जैक्टली। इसके अलावा पोल्यूशन भी एक बड़ा फैक्टर है। पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक पोल्यूशन हैबिटेट्स को डिग्रेड करते हैं। और हाँ, क्लाइमेट चेंज, ये तो अब एक मेजर थ्रेट है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेनफॉल पैटर्न्स बदल रहे हैं, इससे स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन और सर्वाइवल इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, और अक्सर ये सब एक साथ काम करते हैं, सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बनाते हुए। मेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट डिबेट का कोर है। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसे माइनिंग एक्टिविटीज। बिल्कुल। 2013 GS3 में इल्लीगल माइनिंग के परिणामों पर सवाल Q19 था। माइनिंग से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, पोल्यूशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी तरह 2015 GS3 में अनडेवलप्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाने के प्रभाव Q19 पर सवाल था। इससे अक्सर लोकल कम्युनिटीज, खासकर ट्राइबल्स, डिस्प्लेस होते हैं और बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पोल्यूशन से जुड़े PYQs भी हैं? हाँ, 2013 प्रीलिम्स में ई-वेस्ट से निकलने वाले हैजर्डस सब्सटेंसेस Q29 जैसे बेरिलियम, कैडमियम, मर्क्यूरी पर सवाल था। और एसिड रेन के कारणों Q30 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड पर भी। ये सीधे सॉइल और वाटर क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बेस हैं। अच्छा, तो ये कारण समझ आ गए। अब सबसे जरूरी सवाल, इस लॉस को रोकने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं? What are the conservation strategies? बेसिकली दो मेन अप्रोचेस हैं कंजर्वेशन की। दो? कौन कौन सी? पहली है इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब स्वस्थानीय संरक्षण। इसमें स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट किया जाता है। ये कैसे करते हैं? इसके लिए नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाई जाती हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। ये सबसे होलिस्टिक अप्रोच मानी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पीशीज को नहीं, पूरे इकोसिस्टम को बचाता है। भारत के जो हॉटस्पॉट्स हैं या मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स हैं, उन पर इन सिटू कंजर्वेशन का खास फोकस रहता है। ठीक है, ये हुआ इन सिटू। और दूसरी अप्रोच? दूसरी है एक्स सिटू कंजर्वेशन, मतलब बाह्य स्थानीय संरक्षण।
इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाकर स्पेशल सेटिंग्स में प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि जूज। हाँ, जूज हैं, बोटानिकल गार्डन्स हैं, सीड बैंक्स हैं जहां पौधों के बीज स्टोर करते हैं, जीन बैंक्स हैं जहां जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व करते हैं। ये तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब कोई स्पीशीज अपने नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव करने की कंडीशन में ना हो, मतलब बहुत ज्यादा थ्रेटेंड हो। भारत में कंजर्वेशन के लिए कोई खास कानून है? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है। ये हंटिंग और इलीगल ट्रेड को बैन करता है और प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, सैंक्चुअरीज एटसेट्रा एस्टैब्लिश करने का लीगल फ्रेमवर्क देता है। और इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पर सबसे की ट्रीटी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। ये 1992 में रियो अर्थ समिट में साइन हुई थी। ये लीगली बाइंडिंग है मेंबर कंट्रीज पर। इसके गोल्स क्या हैं? इसके 3 मेन गोल्स हैं। पहला, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स का सस्टेनेबल यूज सुनिश्चित करना। और तीसरा, जेनेरिक रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन से होने वाले बेनिफिट्स का फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना। अच्छा, अब PYQs की बात करें तो प्रोटेक्टेड एरिया से जुड़े सवाल आते होंगे? ओह यस, बहुत कॉमन है। UPSC जानना चाहता है कि आपको इंडिया का मैप, इंपॉर्टेंट लोकेशंस, पार्क्स, सैंक्चुरीज पता हैं या नहीं। कोई एग्जाम्पल? जैसे 2013 प्रीलिम्स Q17 में मैचिंग पेयर्स का सवाल था। उसमें एक करेक्ट पेयर था, नॉकरिक बायोस्फीयर रिजर्व, गारो हिल्स, मेघालय। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स और वो किन हिल्स या रीजन में हैं, ये पता होना चाहिए। बाकी पेयर्स उसमें गलत थे। और रिवर से जोड़कर भी पूछते हैं। हाँ बिल्कुल। 2013 का ही एक और सवाल Q32 नेशनल पार्क्स और उनसे होकर बहने वाली रिवर्स पर था। ये ट्रिकी था क्योंकि दिए गए ऑप्शंस में कोई परफेक्टली करेक्ट मैच नहीं था। जैसे कॉर्बेट NP से रामगंगा बहती है, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सीधे गंगा नहीं। काजीरंगा NP के पास से ब्रह्मपुत्र गुजरती है, पर ऑप्शन में मानस था। साइलेंट वैली NP से कुंथीपुझा बहती है, कावेरी नहीं। तो मतलब बहुत प्रिसाइज नॉलेज चाहिए मेजर पार्क्स और उनसे एसोसिएटेड रिवर्स की। एग्जैक्टली। डिटेल्स मैटर इन प्रीलिम्स। कंजर्वेशन में टेक्नोलॉजी का भी कोई रोल है? हाँ बिल्कुल। जैसे 2013 प्रीलिम्स Q97 में माइकोराइजल बायोटेक्नोलॉजी पर एक सवाल था। माइकोराइजा क्या है? ये फंगाई और प्लांट रूट्स के बीच एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। हाँ, सुना है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी डिग्रेडेड साइट्स को रिहैबिलिटेट करने में हेल्प करती है, क्योंकि माइकोराइजा पौधों को ड्रॉट सहने में, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो ये एक तरह से हैबिटेट रेस्टोरेशन टेक्निक हुई। इंटरेस्टिंग। तो ये सब दिखाता है कि कंजर्वेशन एक कॉम्प्लेक्स एफर्ट है। बिल्कुल। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। इसमें साइंटिस्ट की रिसर्च इंपॉर्टेंट है, NGOs का एडवोकेसी रोल है और सबसे जरूरी लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन। लोकल कम्युनिटीज क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि वो अक्सर इन रिसोर्सेज के सबसे करीब रहते हैं। उनका ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत वैल्यूबल हो सकता है, और अगर कंजर्वेशन एफर्ट्स में उन्हें पार्टनर बनाया जाए तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली कंजर्वेशन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेट करना होगा। ये अलग अलग नहीं चल सकते। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो आज हमने बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में समझा, उसके लेवल्स, इम्पॉर्टेंस, ग्लोबल और इंडियन कॉन्टेक्स्ट, थ्रेट्स और कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज को NCERT और PYQs के पर्सपेक्टिव से देखा। हाँ, हमने जेनेटिक्स, स्पीशीज, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को डिफाइन किया, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स और हॉटस्पॉट्स का मतलब समझा, भारत की कुछ की एंडेंजर्ड स्पीशीज और प्रोटेक्टेड एरियाज पर PYQs के रेफरेंस में बात की, और इन सिटू व एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स को जाना। की टेकअवेज क्या होंगे एस्पिरेंट्स के लिए? देखिए, डेफिनेशंस क्लियर रखें। इंडिया के मैप पर इंपॉर्टेंट स्पीशीज, हैबिटेट्स, नेशनल पार्क्स, सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स लोकेट करना सीखें। IUCN कैटेगरीज, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एटसेट्रा पता हों। कंजर्वेशन अप्रोचेस, इन सिटू, एक्स सिटू का डिफरेंस समझें। मेजर थ्रेट्स को समझें और उन्हें डेवलपमेंट से लिंक करने की कोशिश करें, स्पेशली फॉर मेंस। और हाँ, PYQs को एनालाइज करें कि सवाल किस डेप्थ तक पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये सारी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर भी लाके छोड़ती है ना, कि एक तेजी से डेवलप करती इकोनॉमी और बढ़ती पॉपुलेशन की ज़रूरतों के साथ हम अपनी इस अनमोल बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाएं? सही कहा। क्या कंजर्वेशन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, या इसमें हर नागरिक का, लोकल कम्युनिटीज का, प्राइवेट सेक्टर का भी एक एक्टिव रोल है? कैसे बैलेंस करें? ये सोचने वाली बात है। शायद कंजर्वेशन को एक
आइसोलेटेड इशू की तरह देखने के बजाय हमें इसे सस्टेनेबल लिविंग का हिस्सा बनाना होगा। एग्जैक्टली तो इस पर सोचिएगा जरूर और एनसीईआरटी के इस चैप्टर को अच्छी तरह रिवाइज करें और रिलेटेड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। अगले डीप डाइव में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.